हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आइए, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीपीएसजी 172 और इसमें ब्लॉक 1 चल रहा है और यूनिट 2 है आपकी शासन अवधारणात्मक आयाम। ठीक है ना। यदि आपने यूनिट 1 नहीं वॉच किया तो वॉच कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो शासन जो है उसमें अवधारणात्मक आयाम क्या हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं। जैसे शासन का अवधारणात्मक आयाम, साथ में शासन प्रासंगिक प्रयोग। हाँ, शासन के प्रकार ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। शासन की अवधारणा का मूल्यांकन। अगर हम देखेंगे कि यूनिट थोड़ी छोटी यदि हो जाती है, मान लीजिए ऐसा कुछ खास इसमें पढ़ाने के लिए ना हो, तो फिर इसी के साथ में हम यूनिट 3 भी ले लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि शासन का अवधारणात्मक आयाम क्या कहलाता है, ये देख लेते हैं। ठीक है, ओके। चलिए पहले इसको हम समझते हैं। ये प्रस्तावना है। ठीक है, तो प्रस्तावना को नहीं देखेंगे, हम सीधे इस पे आते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए, शासन अवधारणात्मक आयाम क्या है ये। तो शासन की अवधारणा का प्रयोग कम से कम 14वीं शताब्दी से होता आ रहा है। ठीक है, और उस समय इसका अर्थ सरकार का स्थान था और कई अर्थों में इसका प्रयोग किया जाने लगा। इसके पद यानी ऑफिस या शक्ति को शासित करने का कार्य या ढंग, या जिस अर्थ ने इसे सरकार का समानार्थी बनाया से लेकर व्यक्ति के समान व्यवहार में सदाचार या विवेकशीलता होना है। तो यह पद ग्रीक शब्द कैवर्नन, ठीक है ना, से प्राप्त की गई, जिसका अर्थ है संचालन और आगे बढ़ना। तो देखिए, स्टीयरिंग और आगे बढ़ना। अब शासन की अवधारणात्मक आयाम से मतलब ये होता है कि शासन है क्या। ठीक है ना, यानी उसकी एक अवधारणा आपको बताना है कि शासन क्या चीज है। तो 14वीं शताब्दी से ही इस अवधारणा का प्रयोग, एक कॉन्सेप्ट जो होता है उसका प्रयोग होने लगा था। और उस समय अवधारणा यानी शासन का मतलब जो था, या अवधारणा का मतलब सरकार का स्थान से था। और इसमें पद या फिर शक्ति जो होती है, जो शासन के पास क्या होती है, शक्ति तो होती है ना। तो शक्ति को किस तरह से चलाया जाए, किस ढंग से शक्ति का प्रयोग किया जाए, उसका कार्य किया जाए। ठीक है ना, ये होता था किसका, अवधारणा का मतलब। यह जो शब्द है आपका अवधारणात्मक, यह पद ग्रीक शब्द कैवर्नन से लिया गया हो, जिसका मतलब होता है संचालन और आगे बढ़ना। शासन में यही तो होता है। तो शासन सामान्य अर्थों में निर्णय की प्रक्रिया और निर्णयों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया है। आप समझिएगा, यहाँ पर शासन जो है, ठीक है, वो क्या है, निर्णयन की प्रक्रिया और निर्णयों के क्रियान्वयन। यानी निर्णय लेने की एक प्रक्रिया होती है। शासन में क्या लिए जाते हैं, डिसीजन ही तो लिए जाते हैं ना। तो डिसीजन लेने की एक प्रोसेस, ठीक है। साथ ही साथ में जो निर्णय लिए जाते हैं, जो डिसीजन लिए जाते हैं, उनको क्रियान्वयन करना यानी उनको लागू करना, उनको आगे बढ़ाना, ये काम किसका होता है, शासन का होता है। ओके। तो यहाँ पे कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार शासन शासित करने का कार्य तरीका होता है। बहुत ही आसान शब्दों में कंसाइन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, उसने कहा है कि शासन का मतलब होता है शासित करने का एक कार्य करने, शासित करने का कार्य तरीका। ठीक है, और शासन में यही चीज किया जाता है। और शासन करने का कार्यालय या कार्य है। तो शासन शब्द एक विशेष परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए इसका प्रयोग हुआ है। और सरकार जिस तरीके से शासित करना चाहती है उस तरीके में भ्रांतिजनक, लेकिन इसे छोड़ दीजिए आप, इससे कोई मतलब नहीं है। तो शासन की अवधारणा को अगर देखा जाए तो मेन चीज क्या निकल के आती है, इसमें मेन चीज निकल के आती है किसी भी कार्य को, एक किसी भी चीज में निर्णय लेने की प्रक्रिया, निर्णय लेना और निर्णय लेने के बाद उसको क्रियान्वयन करना यानी उसको लागू करना ही शासन होता है। ठीक है, राइट, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब हम और आगे इसके अवधारणा को देखते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो शासन से अभिप्राय, शासन से मतलब जो होता है जनता को शासित करने या सार्वजनिक मामलों को संचालित करने के लिए प्राधिकार का प्रयोग करने की प्रक्रिया है। आप इसको समझिएगा, क्योंकि देखिए शासन जो होता है वो किससे संचालित होता है।
भाई शासन किसके लिए होता है? हम आपके लिए होता है। ये जो रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, जो पॉलिसी बनाई जाती हैं, जो नीतियां होती हैं, योजना बनाए जाते हैं, प्लानिंग किए जाते हैं, किसके लिए किए जाते हैं? हमारे आपके लिए किए जाते हैं। और हम आप कौन है? जनता है। तो शासन का मतलब यहाँ पर जनता को शासित करना, ठीक है। और जितने भी सार्वजनिक मामले होते हैं उनको क्या करना? उनको संचालित करना, नहीं उनको कार्यान्वित करना, ठीक है, चलाना। और इनको यानी कि जनता को और उन सार्वजनिक मामलों को चलाने के लिए ही यहाँ पे अधिकारों का प्रयोग किया जाता है। तो शासन के पास अधिकार होता है जो जनता और सार्वजनिक मामलों को संचालित करती है, ठीक है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो साधारण अर्थ में शासन का संबंध एक देश के सभी स्तरों पर मामलों का प्रभावकारी प्रबंधन है और क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी देता है और जनता की सुरक्षा और संपूर्ण जन कल्याण को हासिल करता है। तो अब यहाँ पे शासन का मतलब क्या निकल गया? सीधे शब्दों में कि शासन का संबंध एक देश से होता है और देश के जितने भी स्तर होते हैं, स्तर का मतलब स्टेट होते हैं, जिले होते हैं, तालुका होते हैं, ग्राम होते हैं, डिवीजन होते हैं, ये स्तर हो जाते हैं। तो शासन का संबंध देश और देश के सभी स्तरों से होता है जो वहां की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और लोगों की सुरक्षा की गारंटी देता है, लोगों के कल्याण की पूरी जन कल्याण की जो आप इसे कह सकते हैं लोगों के जन कल्याण की भागीदारी सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो इसका अर्थ देश के विकास के लिए सामाजिक और आर्थिक संसाधनों का प्रबंधन। बहुत शासन की अगर डिफिनेशन आप अर्थ देखने निकलेंगे बहुत कुछ मिलेगा आपको। अब यहाँ पे भी एक अर्थ होता है कि देश का विकास कौन करता है? सरकार करती है ना, यानी सरकार ही शासन है। जो सरकार बनी है वही शासन कर रही है, वही शासन का मतलब यहाँ पे आपको बताना है। तो देश के विकास के लिए सामाजिक और आर्थिक संसाधनों का प्रबंधन करना, ठीक है। और शासन शासित करने वाली सभी प्रक्रियाओं से संबंध होता है, चाहे वह सरकार या बाजार या नागरिक समाज। नागरिक समाज का मतलब सिविल सोसाइटी जो होती है और जिनमें सभी सहयोगियों में आपस में अंतः क्रिया होती है। तो हमने यहाँ पे शासन का अवधारणात्मक आयाम देख लिया, मुझे लगता है इतना काफी है। अच्छा, हर्ले क्विनलैंड ने पहली बार शासन शब्द का प्रयोग किया था 1970 के मध्य में, ठीक है, और लोक प्रशासन के विकल्प के रूप में किया था। और उनकी राय थी किसकी? हर्लेन क्विनलैंड का मानना था कि सरकार कम और ज्यादा शासन चाहते हैं और उनका प्रयोग सार्वजनिक संगठनों के रूप में किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे अब और कुछ ज्यादा बताने की है। चलते चलते शासन के अवधारणात्मक उसमें यद्यपि शासन को परिभाषित करना बहुत सरल है, लेकिन कई अंतः संबंधित और अंतः आश्रित कारकों का समावेश यहाँ पर करने से उसकी परिभाषा थोड़ी जटिल हो गई है। और यदि हम शासन को सरल रूप में परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं, जब परिभाषा पूछे अभी तो हमने अर्थ देखा है, अब परिभाषा देखते हैं। अभी हमने मीनिंग देखा, मीनिंग पढ़ा, अवधारणा पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? डिफिनीशन यदि पूछा जाए शासन की क्या है तो आप फिर ये लिखेंगे। तो जैसे विकास की प्रक्रिया में सरकार द्वारा देश में उपलब्ध सभी संसाधनों का सदुपयोग करके सभी सार्वजनिक और निजी प्रयासों में समन्वय स्थापित करना, यानी कि शासन में विकास की प्रक्रिया में औपचारिक और अनौपचारिक संगठन शामिल होते हैं। तो आप सिंपल लैंग्वेज में इसकी परिभाषा डिफिनेशन दे सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया में सरकार द्वारा देश में उपलब्ध जितने भी संसाधन होते हैं उनका सदुपयोग करके क्या करना होता है? सार्वजनिक और निजी प्रयासों में समन्वय स्थापित करना ही शासन कहलाता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हमने देख लिया, इतना काफी है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। हाँ, यदि शासन की व्याख्या की जाए तो व्याख्या के अंतर क्या व्याख्या तो बाद में देखेंगे, कुछ चीज और देख लेते हैं। अब शासन के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? देखिए, सरकार के रूप में हम विधान पालिका को भी देखते हैं, कार्यपालिका को भी देखते हैं और न्यायपालिका को देखते हैं, जो राज्य के अंग होते हैं। ये शासन के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि यहाँ से भी शासन यानी शासित किया जाता है, शासन चलाया जाता है, ठीक है। और जो निजी क्षेत्र एवं नागरिक समाज के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करती है। तो शासन निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और स्थानीय शासन व्यवस्था की प्रक्रिया में सहभागी के रूप में शामिल होता है। शासन की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। अब शासन की व्याख्या कैसे करेंगे? तो इस तरह से कर सकते हैं कि जो सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक संरचनाओं के माध्यम से क्रियाओं का अधिग्रहण करता है, संसाधनों का प्रबंधन करता है, नागरिकों, समुदायों और स्थानीय जो शासन निकाय होते हैं, व्यापारिक जो संगठन होते हैं, जो राज्य की शाखाएं,
जो भी मैंने बताया, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका, क्योंकि देश का शासन केंद्र चलाती है, राज्य का शासन न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका चलाती है, ठीक है ना। इनका संगठन होता है और इनका काम होता है दैनिक जरूरतों की पूर्ति करना और विकास करना, ठीक है। ये हो गई शासन की व्याख्या, ठीक है। तो राज्य, इतना क्लियर हुआ ना। शासन की व्याख्या में यही लिखना है, शासन की व्याख्या में सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक चीजें आती हैं और संसाधनों का प्रबंधन किया जाता है, ठीक है। लोगों की जो जरूरतें होती हैं उनको पूरा करना और विकास को सुनिश्चित करना शासन का काम होता है, विकास करना। फिर राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका होती है, जिनके माध्यम से शासन के विविध क्षेत्र को एक निश्चित समय पर सम्मिलित करती है। जैसे आप छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना लिख दीजिए कि राज्य शासन की शाखाओं के रूप में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका होती है, ठीक है। ओके। पहले शासन शब्द सरकार के व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया जाता था, क्योंकि शासन और सरकार एक ही, जनरली हम लोग आज भी वही कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका अर्थ आज के टाइम में बदल गया है। शासन का अर्थ कानून और आदेश के संचालन से कहीं अधिक है। जो मैंने कहा ना, सरकार, पहले शासन और सरकार को एक ही चीज माना जाता था, लेकिन आजकल शासन का मतलब जो है वो कानून और आदेश से कहीं अधिक है। सरकार रूढ़िगत तौर पर, जिसका उल्लेख औपचारिक, संस्थानिक संरचना और आधुनिक राज्य में, जिसे आप छोड़ दीजिए, अगर ज्यादा जाएंगे तो शायद कंफ्यूज होंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। तो शासन की अवधारणात्मक क्या है, शासन की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, शासन शब्द से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। शासन और सरकार में क्या फर्क है, व्याख्या कीजिए, ठीक है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको यही फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। विश्व बैंक, इसको एक नजर देखेंगे। वर्ल्ड बैंक इंपॉर्टेंट हो सकता है, टिप्पणी में भी पूछ सकता है, और टिप्पणी में नहीं पूछ सकता है तो हो सकता है आपसे एक अलग क्वेश्चन ये पूछ ले, ठीक है ना। विश्व बैंक तो शासन के समकालीन राष्ट्र का प्रथम बार आधिकारिक तौर पर प्रयोग 1989 में विश्व बैंक द्वारा किया गया था, ठीक है ना। यानी शासन के समकालिक राष्ट्र का प्रथम बार आधिकारिक, यानी शासन का राष्ट्र शब्द का प्रथम बार आधिकारिक तौर पर प्रयोग 1989 में विश्व बैंक द्वारा किया गया था। और ये पहला अंतरराष्ट्रीय संगठन था जिसने शासन शब्द का प्रयोग किया व उसे इस प्रकार परिभाषित किया। किसने? विश्व बैंक ने शासन शब्द का प्रयोग 1989 में पहली बार किया, और शासन शब्द का प्रयोग किया ही किया अंतरराष्ट्रीय संगठन में। उसको उसने परिभाषा भी, उसकी डिफिनेशन भी दे दी। डिफिनेशन क्या दी? उसने डिफिनेशन दी, सरकार द्वारा एक देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग करने का तरीका। अब देखिएगा, शासन, सरकार मतलब अलग अलग है, लेकिन कहीं कहीं पे एक निकल जाता है। शासन को परिभाषित किया गया, लेकिन परिभाषा में, डिफिनेशन में पहला वर्ड इसने सरकार जोड़ दिया, ठीक है ना, क्योंकि शासन के माध्यम से ही सरकार को वो पूरे अधिकार मिलते हैं, ठीक है ना। तो जिसका शासन होगा उसी को अधिकार मिलेंगे। तो सरकार द्वारा एक देश होता है, वहां की एक सरकार होती है। सरकार द्वारा एक देश के जो आर्थिक और सामाजिक संसाधन होते हैं उनका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट किया जाता है, और मैनेजमेंट में शक्ति का प्रयोग किया जाता है, वही शासन कहलाता है, ठीक है। तो समानतः शासन के 3 विशेष पक्ष हैं, थोड़ा इसको माइंड में रख लीजिएगा, मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। अब देख लेते हैं शासन के 3 विशेष पक्ष कौन कौन से हैं, ठीक है ना। शासन के 3 विशेष पक्ष, पहला राजनीतिक शासन पद्धति, दूसरा जिसमें संसदीय या राष्ट्रपति शासन या सैनिक या नागरिक और अधिनायकवादी प्रजातांत्रिक आते हैं। तो राजनीतिक शासन पद्धति का स्वरूप जहां पे होगा वहां पे संसदीय या राष्ट्रपति शासन या फिर नागरिक या सैनिक शासन मेन होंगे। दूसरा, एक देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में सत्ता के प्रयोग की प्रक्रियाएं, ठीक है। और तीसरा हो जाता है सरकार की नीतियों को बनाने और लागू करने की क्षमता और समांतर सरकार के कार्यों को निष्पादित करना, मतलब देश की स्थितियों का पूर्ण रूप से वर्णन करना। तो ये शासन की 3 पक्ष है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, माइंड में रखिएगा। पहला है राजनीतिक शासन पद्धति, जहां पे राष्ट्रपति, सैनिक और जो भी और बड़े लोग होते हैं उनके माध्यम से चलाया जाता है। दूसरा, जो देश का आर्थिक और सामाजिक संसाधन होते हैं उनका प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना होता है। और तीसरा, सरकार की नीतियां होती हैं उनको बनाना और लागू करना होता है, ठीक है ना। और सरकार के कार्यों को निष्पादित करना, 3 पक्ष यहाँ पर होते हैं। ये हमने अभी विश्व बैंक में देखा, ठीक है, राइट।
ओके, अवधारणा के अंतर्गत इनको रखा गया है। क्वेश्चन एक और क्रिएट कर सकता है कि विकासशील देशों को पूर्व शर्त के रूप में किन एजेंसियों ने इस अवधारणा का प्रयोग किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। या 80 के दशक, क्वेश्चन किस तरह से क्रिएट होते हैं, 80 के दशक के उत्तरार्ध और 90 के दशक के प्रारंभ में बहुस्तरीय और द्विपक्षीय सहायता देने वाली एजेंसियां कौन कौन सी हैं समझाइए, तब भी आपका आंसर यही होगा, ठीक है ना। और यदि क्वेश्चन होता है कि विकासशील देशों को पूर्व शर्त के रूप में कौन कौन सी एजेंसियां थी उसके उदाहरणों को समझाइए, तब भी आंसर यही होगा, ठीक है, राइट। और विश्व बैंक के बारे में पूछेगा तो लिखना ही पड़ेगा। तो 1989 में विश्व बैंक ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD, संयुक्त राष्ट्र विकास, यहाँ पे जो एजेंसियां दी हुई हैं इनके बारे में अब एक एक करके हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। अब दूसरा देख लेते हैं। तो शासन की अवधारणा एक समाज में राजनीतिक सत्ता और नियंत्रण को इसके सामाजिक और आर्थिक विकास के संसाधनों के प्रबंधन के रूप में किया जाता है, और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार शासन के मुख्य तत्व हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्रिएट करके पूछ सकता है, यहां से पूछ सकता है कि शासन के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। हालांकि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने शासन के तत्व बताए हैं। यदि क्वेश्चन आता है तो ठीक ही है, लेकिन यदि क्वेश्चन आता है कि शासन के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, तब भी आपको यही लिखना होगा। तो पहला सरकार का औचित्य हो जाएगा, दूसरा सरकार के राजनीति और आधिकारिक तत्वों की जवाबदेही, नीति निर्माण सेवाओं के निष्पादन में सरकार की योग्यता, मानवाधिकार और विधि के शासन का सम्मान। सरकार का औचित्य, सरकार के क्या काम है ये सरकार को मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। फिर सरकार के राजनीतिक और आधिकारिक तत्वों को उत्तरदायी, जवाबदेही, सरकार जिस तरह से राजनीति करती है, जिससे शासन को चलाती है, उसके प्रति उत्तरदायी भी होती है। जो भी सरकार नीति निर्माण करती है, जो भी पॉलिसी, जो भी योजनाएं बनाती है, ठीक है ना, जो भी प्लान से बनाती है, उनको लागू करना, ये सरकार की योग्यता के ऊपर डिपेंड करता है। सक्सेस हो गई तो सरकार की वाहवाही है, अगर वो योजना फ्लॉप हो गई तो सरकार के यहाँ पे नाकामी देखी जाती है। और मानवाधिकार और विधि के शासन का सम्मान करना। अब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने शासन को इस प्रकार, इस शासन के अंतर्गत आ रही है, सब अवधारणात्मक के अंतर्गत आएंगे, सभी ने किट परिभाषा दी है, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कहें तो मैं छोड़ भी सकती हूँ। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको विश्व बैंक देख लीजिएगा, हो सकता है टिप्पणी के रूप में आ जाए, ठीक है। यूनेस्को भी यहाँ पे है, सभी ने यहाँ पे इसको परिभाषित किया है। अब शासन प्रासंगिक प्रयोग मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है, ठीक है, इसे छोड़ देते हैं। जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो हम लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, सुशासन के रूप में शासन थोड़ा सा देख लेते हैं, गुड गवर्नेंस क्या होती है, ठीक है ना। देखिए 1992 के बाद शासन का प्रयोग विश्व बैंक द्वारा सुशासन के रूप में यहाँ पे किया जाने लगा, और विश्व बैंक के लिए शासन से अभिप्राय है देश के मामलों का प्रबंधन यानी नियंत्रित करने वाली राजनीतिक शक्ति का प्रयोग। और बैंक ने यह महसूस भी किया था कि सुशासन एक ऐसे वातावरण के निर्माण स्थिरता को प्रमुखता देता है जो मजबूत एवं औचित्यपूर्ण विकास को बढ़ावा देता है। सुशासन का मतलब होता है अच्छा शासन। तो यहाँ पर जब एक अच्छा शासन देखने को मिलेगा तो अच्छा शासन वही होता है जो देश के जितने भी, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सभी चीजों को, ठीक है ना, जितने भी मामले होते हैं उन मामलों को नियंत्रित करना, प्रबंधित करना, मैनेजमेंट करना उनका, ठीक है ना, मैनेज करना, ठीक है ना, प्रबंधन करना उनका। और साथ ही साथ में जब एक सुशासन आता है तो एक अच्छा एनवायरनमेंट तैयार हो जाता है जो किसी भी चीज को स्थिरता देता है, इकोनॉमिक डेवलप होती है वहां पे, ठीक है ना। ये सुशासन के रूप में शासन का मतलब यही होता है। तो सुशासन औपचारिक सरकार के कार्य क्षेत्र में भी बढ़कर लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र को जो होता है वो विस्तृत करने का प्रयास होता है, और दूसरे शब्दों में सरकार को ज्यादा मुक्त, अनुक्रियाशील, जवाबदेह और लोकतांत्रिक बनाने, निजी क्षेत्रों को नियंत्रित, नागरिक समाज की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का एक रणनीति होती, ठीक है ना। ओके, और ये देख लीजिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, हो जाए तो आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ विशेषताएं हैं सुशासन की, आधारभूत विशेषताएं, हो सकता है क्वेश्चन के रूप में पूछ ले। अभिव्यक्ति, मत और जवाबदेही, जिसमें नागरिक स्वतंत्रताएं, राजनीतिक स्थिरता होती है, सरकार की प्रभाविकता यानी कि नीति निर्माण और उसको संपादित करने की क्षमता, विनियामक विन्यास की गुणवत्ता, विधि शासन, रूल ऑफ लॉ, जिसमें संपत्ति के अधिकार भी शामिल है, न्यायपालिका की आजादी और भ्रष्टाचार का नियंत्रण, सुशासन की सूचना की स्वतंत्रता, मजबूत व्यवस्था को भी जोड़ देता है, ठीक है। ओके, ये सुशासन का हो गया।
अब सुशासन की मूलभूत विशेषताओं की नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा जिस रूप में संकल्पना की गई उसे स्मार्ट शब्द में प्रयुक्त किया गया है। ठीक है ना। अब ये स्मार्ट शब्द है क्या, इसलिए मैं आपसे बोल रही थी कि सुशासन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सॉरी। अब देखिए, जो स्मार्ट शब्द है उसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक अक्षर सुशासन के लिए अनिवार्य है। स्मार्ट जो शब्द है ये, इसमें हर एक अक्षर का मतलब निकलता है। ठीक है ना। ओके, जैसे यस शब्द का मतलब क्या हुआ, सिंपल यानी सरल। यम शब्द का मोरल यानी नैतिक। ठीक है ना। ए शब्द का अकाउंटेबल यानी जवाबदेह। और आर शब्द का रिस्पॉन्सिव, ओके, यानी अनुक्रियाशील, रिस्पॉन्स करना, अनुक्रिया देना, क्रियाशील होना। और टी का ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। ये स्मार्ट है, किसके लिए किया गया, सुशासन की मूलभूत विशेषताओं के अंतर्गत आता है। एक संकल्पना रखी गई है, दूसरे शब्दों में शासन की गुणवत्ता आयाम को सूचित करना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बन जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ और इंपॉर्टेंट है, हम देख सकते हैं। शासन की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, हम देख लिए। नवीन लोक प्रबंधन की अवधारणा की चर्चा, ये तो हमने देखा नहीं, क्या ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता नवीन लोग, लेकिन फिर भी चलिए, अभी तो आगे और भी आप लोगों के एग्जाम करीब आएंगे, तो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके अनुशासन की विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए, वही जो भी मैंने बताया है। ठीक है ना। शासन के प्रकार देख लेते हैं। आज के इसमें सिर्फ एक ही यूनिट लेंगे, अच्छे से पढ़िए ताकि आपकी समझ में आ जाए। ठीक है ना। ठीक है। शासन के प्रकार या विभिन्न रूप, तो शासन के विभिन्न रूप में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तीन है। ठीक है। राजनीतिक क्या है, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल चीजें पता ही है हमें। ठीक है ना, कि शासन का मतलब ही राजनीति से होता है। तो सामान्य धारणा में राज्य जो होता है वो हेलो आउट यानी निशक्त हो रहा है, यानी शक्ति के बाहर की ओर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में रूपांतरित होने के फलस्वरूप, यानी विश्व की जो कंपनियां हैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पूंजी और संसाधनों के निवेश कर, यानी कि पैसे को वहां पर इन्वेस्ट करना, निवेश करना यानी इन्वेस्ट करना, उसके लिए इन्वेस्ट करने के लिए वो समर्थ हो सके। और विश्व बैंक या यूरोपीय संघ जैसे जो भी संस्थाएं हैं वो क्या करें, राष्ट्रीय संस्थाओं में परिवर्तित हो सके। तो क्षेत्रों एवं शहरों के जो उपराष्ट्रीय स्तरों पर शक्ति है वो नीचे की ओर गिर रही है, और इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कई सुधार हुए, जिससे सरकार की मशीनरी तंत्र के परिणाम भी इसके अच्छे आए, यानी इसके विखंडन में कमी आई है, टूटने में कमी आई है। तो ये यहाँ पर शासन के प्रकार में राजनीतिक चीज हो गई, जहां पे आप इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ सकते हैं कि ये शक्ति के बाहर की ओर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में रूपांतरित होने लगा है, बदलने लगा है। क्यों बदलने लगा है इसकी शक्ति, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में क्यों बदलने लगी शासन की शक्ति, ताकि जो विश्व की कंपनियां हैं एक देश से दूसरे देश से जुड़ जाएं, वहां पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। ठीक है। और जब इन्वेस्ट करेंगे उस संसाधनों का वितरण भी तो अच्छी तरीके से होगा ना। ठीक है, राइट। और जब इसे हम बोलते हैं एक तरह से वैश्वीकरण, राजनीति में भी वैश्वीकरण हो रहा है, एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार का संबंध, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संबंध। ठीक है ना। ओके, ये हो गया। तो यहाँ पर देख लेते हैं आर्थिक, अब इकोनॉमिक क्या है। तो शासन साहित्य का केंद्रीय सार यह विचार है कि बाजार, सोपान क्रम और नेटवर्क समन्वय, वैकल्पिक रणनीतियां, यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बाजार होते हैं, जो नेटवर्क होता है, सही तरीके से विभिन्न तरीकों से इसको संचालित किया जाए। ठीक है ना, यानी उनका महत्व लगातार आगे बढ़ता रहे। और 1980 और 1990 के दशक की जो नव उदारवादी राजनीतिक आर्थिक शासन प्रणाली थी उसने यहाँ पर इस अवधारणा को विकसित किया, यानी कम किया है। तीसरा यहाँ पे सामाजिक हो गया। ठीक है ना, राइट। तो चलिए इसको बाद में भी एक्सप्लेन कर लेंगे। शासन की अवधारणा का मूल्यांकन क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, मुझे इतना नहीं लगता है। मूल्यांकन यहाँ पर राजनीतिक प्रकार का वर्णन कीजिए, शासन के राजनीतिक प्रकार का, से हमने यहाँ पे ये देखा। देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, राजनीतिक देखा। अब राजनीतिक प्रकार का तो यहाँ पे प्रकार दिया हुआ नहीं है, फिर भी अगर आंसर नीचे दिया होगा तो हम वो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे राजनीतिक प्रकार तो दिया नहीं है कि राजनीतिक प्रकार क्या है यहाँ पे शासन के, लेकिन फिर भी हो सकता है इसमें आंसर दिया हो। ये हो गया 1, बोध प्रश्न 2 का 1 हो गया। ठीक है ना, राइट है। निष्कर्ष भी यहाँ पर आ गया। तो ये यूनिट हमारी फिनिश्ड हो चुकी है। ठीक है ना, ओके। इसे जरूर पढ़ा करिए। पीडीएफ यदि है, थोड़ा सा जवाबदेही, कॉर्पोरेट शासन, राज का निशक्त होना,
ठीक है, ये कुछ चीजें हो तो जिससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। राज का निःशर्त होना क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। यानी यह वाक्यांश ब्रिटिश सरकार में हुए और हो रहे विभिन्न परिवर्तनों के लिए है। पहला, निजीकरण और सार्वजनिक हस्तक्षेप के कार्यक्षेत्र और रूपों में को सीमित करना, यानी निजी और सार्वजनिक जो क्षेत्र होते हैं उनमें हस्तक्षेप जो हो रहे हैं उनको सीमित करना। केंद्रीय एवं स्थानीय सरकार के विभागों के कार्यों को बांट देना, ठीक है, क्या बांट देता है, राज का निःशर्त होना। फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा यूरोपीय संघ के संस्थानों के कार्य को हस्तांतरित करना, यानी कि परिवर्तित करना, एक जगह से दूसरी जगह करना। और लोक सेवकों के विवेक को नवीन लोक प्रबंधन के सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा सीमित करना। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, राज का निःशर्त होना। ठीक है, ओके, तो देख लीजिएगा इसे थोड़ा सा यहाँ पर। ओके, आई थिंक यहाँ पे आंसर दिया, हाँ दिया हुआ है, ठीक है ना। ओके, तो जो हमने आंसर देखा था, उस जो क्वेश्चन देखा था उसका आंसर यहाँ पे, तो इससे भी आप लोग देख लिया करिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये यूनिट नहीं लेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगा। एक एक यूनिट को लेके समझते हैं तो आपके लिए भी सही रहेगा। नेक्स्ट यूनिट होगा भारत में शासन का ढांचा, ठीक है, और इसमें ये इंपॉर्टेंट हो सकता है शासन के संचालन का ढांचा, यानी राजकार्यकर्ताओं की भूमिका। ओके, राइट। और यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन है, विधि शासन क्या होता है, अभिव्यक्ति और जवाबदेही में क्या अंतर है, इस तरह के क्वेश्चंस लिए जाते हैं। और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम से। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करके जरूर बता दीजिएगा। चलिए फिर, टेक केयर, बाय।